सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये पूरे इंडिया में लागू है। तो इसका सबसे पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी पार्ट। उसके अंदर क्या बताया गया है, इसका नाम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और ये पूरे भारत पर लागू होगा। और ये 1 जनवरी 1909 से पूरे भारत पर लागू हो गया। फिर उसके अंदर डेफिनेशंस दी गई है। डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन है एडिशन की। एडिशन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्री करवाता है, यानी रजिस्ट्री करवाने का मतलब है कि ज़मीन या कुछ भी इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी है वो खरीदता है या बेचता है, तो वो डॉक्यूमेंट एक डीड या डॉक्यूमेंट जो मतलब एक पत्र होता है वो लिखा होता है उस पर या पट्टे को वो रजिस्ट्री करवाता है, तो एग्जीक्यूट करवाता है वो। तो उसको कहते हैं रजिस्ट्री कराना, पंजीयन कराना। तो इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो गवाह हैं, चाहे वो रजिस्ट्री करने वाला, कराने वाला, उन सब का रजिस्ट्री कराने वाला, करने वाला नहीं, करने वाला तो अधिकारी होता है। तो उन सब के जो है एडिशन, उनके एड्रेस प्रूफ, उनका रेजिडेंस प्रूफ, उनका प्रोफेशन, ट्रेड, उनकी रैंक, टाइटल वगैरह सब उसकी डिटेल होती है, उसको एडिशन कहते हैं। उसके बाद आता है बुक। तो बुक के साथ कोई भी बुक है जो उसके नंबर ऑफ सीट भी इसमें शामिल होंगे। ये डेफिनेशंस इसी एक्ट में जो चीज़ें शब्द आएंगे ये उनके लिए लागू है। डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट, अगर इस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट आता है तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट है और रजिस्ट्रेशन का सब डिस्ट्रिक्ट है। जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे रजिस्ट्रार बैठेगा और सब डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे सब रजिस्ट्रार बैठेगा। ये डिटेल्स आगे आएंगी। उसके बाद एंडोर्समेंट या एंडोर्स्ड। एंडोर्समेंट या एंडोर्स्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर जब किसी डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं, यानी वो जो कागज़ होते हैं 2-3 पेज 4 पेज जितने भी पेज के जो कागज़ होते हैं जिनकी रजिस्ट्री करवाई जाती है उनको डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिन पर लिखा होता है कि फलाना ज़मीन फलाने व्यक्ति को मैं बेचने वाला हूँ, मैं बेच रहा हूँ, ये खरीदने वाला ये खरीद रहा है। तो उस डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट को जब रजिस्ट्री की जाती है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर उसको रजिस्टर्ड शब्द लिख के अपनी बुक वगैरह में दर्ज करता है। तो ये जो डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट के एट द एंड या कहीं भी जहाँ पे दर्ज होती है उसको एंडोर्समेंट कहा जाता है, एंडोर्स्ड या पुष्टि कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो लैंड से जुड़ी होती है, लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंसेज वाली, राइट्स टू रास्तों का अधिकार, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज, इन सभी के बेनिफिट, जो ज़मीन से उत्पन्न होने वाले सभी बेनिफिट है वो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें जो है टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स और ग्रास शामिल नहीं है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, टिम्बर होता है, ग्रोविंग क्रॉप्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, और फ्रूट से जो प्राप्त है जूस है या और जो भी चीज़ें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लीज क्या है। लीज कोई भी काउंटर पार्ट, कबूलियत, अंडरटेकिंग या फिर किसी ज़मीन को कल्टीवेट करने का जो है अंडरटेकिंग देता है अगर कोई मालिक उसको, तो उसको कहते हैं लीज। ठीक है। या इसका एग्रीमेंट भी होता है लीज का। उसके बाद माइनर। माइनर से तात्पर्य क्या है, इस एक्ट में माइनर से तात्पर्य पर्सनल लॉ के तहत यदि कोई व्यक्ति माइनर है तो उसको माइनर कहा गया है। रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी माइनर का गार्जियन या फिर किसी लीगली लुनाटिक या इडियोटिक पर्सन का जो एजेंट होगा उसको रिप्रेजेंटेटिव इस एक्ट में कहा जाएगा। अब उसके बाद में पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट। रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, हायरार्की पढ़ेंगे इस डिपार्टमेंट की, रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट की। इसमें सबसे ऊपर हेड होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। उसको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आईजी को अपॉइंट करती है। आईजी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी इसका हेड स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहे। उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ज़िले और सब ज़िले होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है वो रजिस्ट्रार होता है और सब डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है सब रजिस्ट्रार। और इन सब का अपॉइंटमेंट ही भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के कितने ऑफिस होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइड करती है। और कोई भी 2 ऑफिसों को एक साथ स्टेट गवर्नमेंट अमलगमेट भी कर सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस का भी अमलगमेशन हो सकता है। ऑफिसर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज के ऑफिसर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। राजस्थान के अंदर
राजस्थान तहसीलदार सर्विस के आरटीएस जो होते हैं, नायब तहसीलदार या तहसीलदार, वो लोग एसआर के रूप में काम करते हैं। और रजिस्ट्रार के रूप में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी जो है रजिस्ट्रार के रूप में सामान्यतः काम करते हैं। ये सभी आईजी के सबॉर्डिनेट होते हैं। उसके बाद अब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार अब्सेंट है तो उसकी जगह आईजी जो है किसी भी अन्य व्यक्ति को उस काम करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। अगर वो अपने ज़िले से एब्सेंट है तो उसकी जगह किसी भी एसआर को अपॉइंट किया जा सकता है आईजी के द्वारा। उसके बाद अब्सेंस इन वैकेंसी ऑफ इन, अगर उसके ऑफिस में वैकेंसी है तो किसी भी दूसरे रजिस्ट्रार को या सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जा सकता है, टेम्परेरीली अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद है ये जो अपॉइंटमेंट की रिपोर्ट आईजी किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। निश्चित सी बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट को आईजी देगा। सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, रजिस्टरिंग ऑफिसर की चाहे वो रजिस्ट्रार है या सब रजिस्ट्रार है, एक सील होगी, उस पर लिखा होगा द सील ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ, ठीक है, या द सील ऑफ द सब रजिस्ट्रार ऑफ, ये सील होगी। रजिस्टर बुक्स फाइल प्रूफ बॉक्सेज, ये प्रत्येक जो है सब उसके अंदर ऑफिस के अंदर होंगे, रजिस्टर्स होंगे, बुक्स होंगी, फाइल प्रूफ बॉक्सेज होंगी, ये प्रोवाइड कराएगा आईजी, गवर्नमेंट की सेक्शन से संबंधित ऑफिसेज में प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क, ये इसका एडिशन किया गया है। अब कंप्यूटर का ज़माना है तो फ्लॉपी डिस्क और कंप्यूटर डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क में और फ्लॉपी डिस्क में भी डाटा रखा जा सकता है, और ये भी उसी तरह से आईजी प्रोवाइड कराएगा स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन से। रजिस्टेबल डॉक्यूमेंट्स, अब पार्ट थर्ड में आ गए हम। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इनका कंपलसरी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से, जैसे गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट अगर कोई किसी को देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर उसके बाद में अगर कोई ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है जो जिसकी वजह से, उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई भी राइट्स, यानी राइट टाइटल या इंटरेस्ट, यानी आरटीआई, राइट हो, टाइटल हो या इंटरेस्ट, राइट टाइटल या इंटरेस्ट का क्या हो, क्रिएशन हो, डिक्लेयर हो, असाइन हो, लिमिट हो या एक्सटिंग्विश हो, यानी सीडेल हो, आरटीआई का सीडेल हो तो वो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसी तरह से सी में ये दिया गया है कि किसी भी कोई भी कंसिडरेशन अमाउंट की रिसिप्ट या पेमेंट है जिसकी वजह से वही आरटीआई हो, राइट टाइटल या इंटरेस्ट का क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन और एक्सटेंशन हो तो वो रजिस्ट्रेबल है डॉक्यूमेंट, उसकी रजिस्ट्री अनिवार्य है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज है जो ईयर टू ईयर है, या जो किसी भी ऐसी अवधि के लिए जो 1 साल से अधिक है, या एक वार्षिक रेट उसमें डिसाइड हो रहा हो। तो 3 तरह से बातें हैं ये इसमें। साल दर साल के लिए लीज दी जा रही हो, जैसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल से 7 साल के लिए, या फिर 1 साल से अधिक का कोई 1 साल से अधिक का कोई टर्म है, 1 ईयर से अधिक का कोई टर्म है, या फिर पूरे 1 साल का रेंट रिजर्व करने वाली कोई लीज है, तो ऐसी लीज को रजिस्ट्रेशन उसका कंपलसरी है। उसके बाद आता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री, यानी किसी कोर्ट की ऐसी डिक्री या ऑर्डर जो है वो, या अवार्ड है, वैन सच डिक्री अवार्ड और अवार्ड ऑपरेट, वही है अगर किसी का राइट टाइटल और इंटरेस्ट शेड्यूल कर रहा हो, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन और लिमिट और एक्सटिंग्विश कर रहा हो, तो ऐसे कोर्ट के ऑर्डर को या डिक्री को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 प्लस, 100 रुपये से अधिक का अगर वैल्यू का इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी वो करवाना ज़रूरी है, क्या, रजिस्ट्री। देखो कैसा सुंदर मुंह बन रहा है। तो 100 प्लस से अधिक की उसकी रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी है। उसके बाद आगे एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेसन वी ऑफ हैज़ बीन और इज हैंडेड ओवर टू परपोर्टेड परचेजर। अब यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली है, जैसे एक तो देख ली हमने गिफ्ट, देख ली,
गिफ्ट 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 का कंपलसरी था, ठीक है, गिफ्ट का था। फिर ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसमें आरटीए का सीडीएल क्रिएट हो। फिर ये कंसिडरेशन का रिसिप्ट पेमेंट है जिसमें आरटीए का सीडीएल क्रिएट हो। फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज है जो ईयर टू ईयर है। फिर उसके बाद में ये कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें आरटीआई और सीडीएल का बात है। फिर से अब आती है कि एग्रीमेंट टू सेल, ऐसा एग्रीमेंट टू सेल जिसमें पोजेसन दे दी गई है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके बाद है इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एनी वे, यानी इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। तो आप याद करते जाएं, सबसे पहले क्या है, आगे सबसे पहले थी गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद आरटीआई सीडीएल, फिर उसके बाद आरटीआई सीडीएल कंसिडरेशन का रिसिप्ट पेमेंट। फिर उसके बाद लीज है, साल दर साल की लीज है। फिर उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर या डिक्री के आरटीआई सीडीएल है। फिर उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल है और जिसमें पोजेसन दी जा रही हो। और फिर उसके बाद में इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है और जिसमें ट्रांसफर हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। उसी आगे हम चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट दी, यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है ना, बाई एनी ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन छूट दे सकती है एनी डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में, जिसमें पाँच विच डू नॉट एक्सीड 5 years एंड द एनुअल रेंट्स रिजर्व्ड बाई विच डू नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। ऐसी लीज के लिए छूट दे सकती है जो कि 5 साल से ज़्यादा की नहीं है और जिसका वार्षिक रेंट 50 से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट रजिस्ट्री की छूट दे सकती है उसमें। उसके बाद आता है द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 53A of the Transfer of Property Act 1882 shall be registered if they have been executed on or after the commencement of the registration and other related Raj Act 2001, and if the documents are not registered on or after such, then they shall have to no effect for the purpose of said section 53A। तो ये सेक्शन 53A ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A है। तो अगर ऐसे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो वो 53 अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी उस हिसाब से जो ट्रांसफ़र हुआ है वो मान्य नहीं होगा यदि उन डॉक्यूमेंट का इस सेक्शन के आधार पर जो है वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं लेकिन उनका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। पार्ट एक के जो है उसको छोड़ करके आगे क्या है, एनी कंपोजिशन डीड वो रजिस्टर कराना जरूरी है। एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द एसेट ऑफ सच कंपनी कंसिस्ट इन होल और पार्ट इन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर लिए हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी एंड नॉट क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग साइनिंग लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट और टू और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन सो फार एज, तो ये एनी डिबेंचर है जो किसी कंपनी द्वारा जारी किया गया डिबेंचर है, जो चाहे कोई भी ये चीज़ आरटीआई जो है वो आरटीआई का सीडीएल नहीं कर रहा हो, जो हमने पहले पढ़ लिया, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एनी एंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी, एनी डॉक्यूमेंट अदर देन द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A नॉट इटसेल्फ क्रिएटिंग declaring, assigning, limiting, or any right title value of 100 rupees and upwards to which will when executed create any such right। उसके बाद आता है यहाँ पे नोट नथिंग इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाइज टू, यानी ये यहाँ पे कुछ बताया है कि जो सेक्शन एक में जो एक के बी और सी में जो है ना, जो भी बताया है एक का बी और सी है ना, ये वाला, ये इतना जो आरटीआई का सीडीएल है ना उसमें क्या क्या शामिल नहीं है, आरटीआई के सीडीएल में सब चीज़ें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ये 2(17) के 2 में बताया है कि आरटीआई के सीडीएल में यानी जो राइट टाइटल इंटरेस्ट पैदा नहीं करते, क्रिएट नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करते, असाइन नहीं करते, लिमिट नहीं करते या एक्सटिंग्विश नहीं करती, तो आरटीआई का सीडीएल सब जगह पे नहीं होता, तो वो चीज़ें रजिस्ट्रेशन की उन पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। ये ऊपर वाला जो आरटीआई का सीडीएल है वो इतने सारी चीज़ों पर लागू नहीं होता, जैसे कि कंपोजिशन डीड पे लागू नहीं होता, शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पे लागू नहीं होता, डिबेंचर पे लागू नहीं होता, एंडोर्समेंट पे लागू नहीं होता, जो ये ऐसा दिया गया है।
तो इस प्रकार की चीज़ों का फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 18 में। तो 18 में क्या है, 18 में डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। अब जो ऊपर जो है ना, ऊपर जो डिटेल दी है उसको छोड़ करके हम अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पे ये देख लेते हैं अपन। ऑथोरिटीज टू अडोप्टेशन एग्जीक्यूटेड आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ 1 जनवरी 1872 एंड नॉट कन्फर्म्ड बाई ए विल सेल आल्सो बी रजिस्टर्ड। तो ये बच्चे को गोद लेना है ना, ये रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है वो कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है वो देख लेते हैं अपन। ऐसे जिनसे किसी भी, जैसे कि गिफ्ट और विल को छोड़कर, ठीक है, गिफ्ट और विल को छोड़कर, गिफ्ट और विल को छोड़कर ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि कोई भी आरटीआई क्रिएट नहीं करते, 100 रुपये से कम के हैं, ठीक है, 100 रुपये से कम के हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यानी इसकी वैल्यू है 100 से कम है, और जो कि प्रपोर्ट टू ऑपरेट गिफ्ट और विल को छोड़कर, चाहे वो भविष्य में आरटीआई क्रिएट करें, लेकिन उनकी वैल्यू अगर 100 से कम है तो उनका कंपलसरी नहीं है। फिर दूसरा, इंस्ट्रूमेंट्स एक्नोलॉजिंग द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन अमाउंट। यानी कोई बस एडी है कि पैसा आया है पैसा गया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लीज प्रॉपर्टी ऑफ एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 साल से ज़्यादा की जो लीज, कम की जो लीज है, यानी जो 1 साल से कम की लीज है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। 100 रुपये से कम का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। 1 साल से कम की लीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। किसी भी रिसिप्ट और पेमेंट के एक्नॉलेजमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर कोर्ट का है, ऑर्डर है जो कि 100 रुपये से कम का है, यानी 100 रुपये से कम की डिक्री और लीज है उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपल 100 रुपये से कम का अगर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो 100 रुपये से कम का कोर्ट का ऑर्डर है उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन विल्स विच प्रपोर्ट टू operate to create, declare, assign, limit or extend any right, title, interest or in immovable property, wills and all other documents not required by section 17 to be registered। तो विल्स है ना, विल्स, विल्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं बताया गया है यहाँ पे। विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं बताया गया है, ओके। विल्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं बताया गया है ई में। तो इस प्रकार से हमने देख लिया 18 ई में विल्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो जिनका कंपलसरी नहीं है वो दो जगह आ रहे हैं। एक तो 17(2) में आ रहे हैं। 17(2) में कुछ चीज़ों को अलग बताया गया है 17(1) से, और 18 में जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है उनका डिटेल है। तो उसमें एक तो क्या है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो 100 रुपये से कम है। फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट एक्नोलॉजिंग रिसिप्ट और पेमेंट का जो है, रिसिप्ट, इंस्ट्रूमेंट एक्नोलॉजिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट के जो कर रहे हैं वो है। तीसरा है लीजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से कम का, 1 साल से कम की जो लीज है वो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। विल्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड। अन्य सभी दस्तावेज जो कि इसमें रजिस्ट्रेबल कंपलसरी नहीं बताए गए हैं। 17 में जो कंपलसरी है उसको छोड़कर बाकी सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब 19, डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज नोट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर द्वारा समझ में नहीं, उसके समझने लायक नहीं है, जो कि एक लोकल लैंग्वेज या जो साधारण वहाँ पे चलने वाली कॉमनली यूज लैंग्वेज उस जिले की नहीं है, तो रजिस्ट्री से मना कर सकता है जब तक कि उसकी ट्रांसलेशन की 2 कॉपी उसके साथ नहीं लगी हो उस लैंग्वेज में जो उस जिले में कॉमनली यूज्ड है। यानी किसी जिले में अपने को रजिस्ट्री करानी है तो उस जिले की अंदर जो कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है उसकी, उसके अंदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अगर डॉक्यूमेंट उसमें नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट की 2 ट्रू कॉपी उस लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके बाद रिफ्यूजल टू रजिस्टर 9, notwithstanding anything contained in this act, the registering officer shall refuse to register any document presented to him for registration unless such document is accompanied by a true photocopy, photostat copy thereof। ट्रू और फोटोस्टेट अगर अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास संबंधित दस्तावेज की फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जाती तो भी वो उसमें मना कर सकता है रजिस्ट्री से। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटरलिनेशंस, ब्लैंक्स, इरेजर्स और अल्ट्रेशंस। ऐसे डॉक्यूमेंट जो जिनके अंदर मतलब इंटरलिनेशन है, ब्लैंक्स है, इरेजर है या अल्ट्रेशन है, उनको वो
में इन हिज डिस्क्रेशन अपने विवेक से मना कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है वो, अगर ऐसा कुछ उसके अंदर है, ब्लैंक वगैरह है डॉक्यूमेंट में, इरेजर वगैरह है या फ्रूट वगैरह लगा दिया है, तो उसको वो मना कर सकता है इस तरह के डॉक्यूमेंट को, क्योंकि इरेज किया है, ब्लैंक कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो उसको वो मना कर सकता है। इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर रजिस्टर्स एनी सच डॉक्यूमेंट ही शैल एट द टाइम रजिस्टरिंग द सेम मेक ए नोट। अगर ऐसा इरेजर वगैरह का डॉक्यूमेंट रजिस्टर करता है तो उसको नोट भी लिख देना चाहिए उस पर डॉक्यूमेंट पे कि इसमें इस तरह से ब्लैंक्स और रजिस्टर्स हैं, ताकि भविष्य में इसका क्लैरिफिकेशन रहे। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप्स और प्लान। ये देखो अब रूल, ये बहुत अच्छा रूल है 21 रजिस्ट्रेशन एक्ट का 21 नंबर रूल है। ये बताता है कि नो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू मेमोरी प्रॉपर्टी शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस इट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सेम। अगर रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट नहीं है तो बिल्कुल भी जो है उसका रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट की बिल्कुल भी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसका मैप नहीं लग रहा कंप्लीट, उसको अब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो उसका रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ये बात उसके अंदर पूरी बताई गई है, ठीक है। अन्य ज़मीनें, आसपास की ज़मीनें वगैरह सब उसके अंदर लगी रहनी चाहिए, मैप होना चाहिए, हो सकता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैप हो तो ज़्यादा बेहतर है, तभी उसकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज एंड लैंड बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप और सर्वेज, यानी गवर्नमेंट मैप और सर्वेज हैं उसके माध्यम से अगर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, विवरण दिया है घर का या ज़मीन का, तो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट के सर्वे और गवर्नमेंट के मैप से दिया तो और ज़्यादा बेहतर है। 21 अब उसके बाद 22 डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि इस प्रकार का डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, लोक नीति के विरुद्ध है, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हो गया, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर सकता है रजिस्टरिंग ऑफिसर। 22A में ये दिया गया है, उसकी एक लिस्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है तो उसको मना कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये पहला पार्ट था रजिस्ट्रेशन एक्ट का, हमने 22 तक पढ़ लिया है और पार्ट 3 पढ़ लिए हमने, उसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ये पार्ट फर्स्ट था, इसको ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।